नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कम्बर अब्बास। आज के हम इस लेक्चर में सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। एमसीक्यू हमारे पास एक इम्पोर्टेंट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब मेटल्स में कौन कौन सी आती हैं? अल्कली मेटल्स हो सकती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जिसके अंदर सोडियम, पोटाशियम और डिफरेंट मेटल्स आती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंबल। सिंबल क्या होता है? हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है जिसके ज़रिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट का एक नेम होता है और उस नेम को हम एब्रीविएट कर देते हैं बाय द यूज़ ऑफ सिंबल्स। अब लैंग्वेजेस किस किस में हो सकता है? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है सिंबल, लैटिन में, ग्रीक में और इन जर्मन लैंग्वेज। हाइड्रोजन का क्या सिंबल है? कैपिटल एच। इसी तरह नाइट्रोजन का कैपिटल एन, कैल्शियम का कैपिटल सी और स्मॉल ए, इसी तरह सोडियम का कैपिटल एन और स्मॉल ए। आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी टू लेटर सिंबल आ जाए तो उसके अंदर जो पहला लेटर होगा उसका हमेशा कैपिटल लेटर होगा, और जो दूसरा लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल साइज होगा। इसी तरह सोडियम का देखें तो वो उसका पहला लेटर एन है और वो कैपिटल इन साइज है, जबकि दूसरा जो लेटर है वो है ए, वो स्मॉल इन साइज है। इसी तरह कैल्शियम का क्या है? पहला लेटर कैपिटल है जबकि दूसरा लेटर स्मॉल है। इसी तरह आगे वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की। इसका क्या पॉइंट है? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस को हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल वो होता है हर एक एलिमेंट के गिर्द उसके शेल होते हैं, एटम के गिर्द शेल्स होते हैं, और जो सबसे बाहर वाला, सबसे आउटर इन स्पेस होगा उसे हम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहेंगे। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको हम वैलेंसी कहा जाता है। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी और आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी में क्या डिफरेंस है? कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ अटैच करते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और एक एलिमेंट का एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 7th ग्रुप में प्रेजेंट होता है और वो हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन वो 6th ग्रुप में प्रेजेंट होता है और वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 5th में वो 3 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह कार्बन 4th ग्रुप में प्रेजेंट होता है और वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर आप लोगों ने ये एलिमेंट्स याद करने हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमने इसके लिए एक अलग ट्रिक बना रखी है, आप उसको ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखें क्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है? 7th ग्रुप में। और ये जो 7th ग्रुप होता है इसका मतलब ये है कि जितने भी 7th ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि क्लोरीन में कितने हैं? 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक बॉन्ड बना के किसी भी एटम के साथ तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह ऑक्सीजन 6th ग्रुप में है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6th इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह नाइट्रोजन 5th में है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह कार्बन 4th ग्रुप में प्रेजेंट है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट शेल। इसी तरह क्लोरीन की क्या वैलेंसी हुई? 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4 या प्लस 4। सिर्फ 4 कर लें आप, ये आगे मैं बताऊंगा कि ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है। आगे आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब आयनिक कंपाउंड में किस तरह वैलेंसी का पता चलाते हैं? जितने भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा वो उसकी हमारे पास उसके वैलेंसी होगी, और उसको हम प्लस से डोनेट करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा हम उसको प्लस से डोनेट करेंगे। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको हम माइनस से इंडिकेट करेंगे।
सबसे पहला जो हमारे पास है पोर्शन वो है ग्रुप 1 2 3। अब ये जो 3 ग्रुप्स हैं ये हमेशा हमेशा इनके इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने हैं? फर्स्ट के शेल में 1, सेकंड के 2, थर्ड के आउटर मोस्ट में 3। अब इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप 1 है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है। अब उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वो दो सूरतों में कर सकता है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या एक को लूज़ कर देगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा एक फिनोमेना है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ये एटम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसके लिए आसान भी हो सकता है। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब उसके आउटरमोस्ट शेल में दूसरे ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, या वो 2 लूज़ कर सकता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स भी गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह इसके लिए आसानी का काम किया है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। इसी तरह थर्ड ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, और उसके लिए आसान काम क्या है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। यही वजह है कि ग्रुप 1 2 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा हमेशा लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि अगर हम ग्रुप 4 की हम एलिमेंट्स के अंदर आए तो उसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 इन नंबर होते हैं। अब आइदर वो 4 गेन करेगा और या फिर लूज़ करेगा, ये हमने पता चलाना है। अब उसके लिए ये एक बराबरी का काम है, वो 4 गेन भी कर सकता है और 4 लूज़ भी कर सकता है, ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा। इसी तरह ग्रुप 5th 6th और 7th, अगर हम इसका भी देखें, इसके मैं पहले बता चुका हूँ ये सारा डिटेल। 5th में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसी तरह 6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 7 में 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब 5 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना मुश्किल है, वो 3 हमेशा गेन करेगा। इसी तरह 6 वाले ग्रुप में वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय गेन करेगा। इसी तरह 7 ग्रुप के एलिमेंट जैसा कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो 7 लूज़ करने के बजाय एक गेन कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। अगर हम ये देखें कि मैंने ये 4 और 4 डबल क्यों लिखा है, जैसा कि कार्बन जो है इसकी 4 वैलेंसी है। क्यों 4 वैलेंसी है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। अब या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 4, या वो इलेक्ट्रॉन 4 लूज़ करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन 4 गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन 4 लूज़ करेगा? इसी तरह नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब वो प्लस में होती है या माइनस में होती है? यहाँ से मैंने बताया था कि वो फिफ्थ ग्रुप में प्रेजेंट होता है और वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने को ही गेन करने को ही प्रेफर करेगा, इसलिए गेन करने को हम माइनस के साइन में लिखते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन भी माइनस में आएगा, गेन करेगा, 6th ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसी तरह क्लोरीन भी गेन ही करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारे पास वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। अब रेडिकल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। एटम्स का ग्रुप जो है जिसके ऊपर एक प्लस या नेगेटिव चार्ज हो सकता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसा कि कार्बन, इसकी -4 भी होती है, इसकी +4 भी होती है। जैसा कि आयरन की +2 होती है और +3 होती है, ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है। इसी तरह कॉपर +1 +2, मरकरी मरकरी +1 +2, ये सारी वैलेंसीज ये आपके इसी टॉपिक के ऊपर वाला एक बहुत लार्ज टेबल है, उसमें सारी वैलेंसीज गिवन है। आपने वैलेंसीज और सिंबल्स को अच्छी तरह क्रैम कर लेना। इसी तरह अगर आयरन की देखें, जिस कंपाउंड में इसकी +2 वैलेंसी होगी उसको हम फेरस कहेंगे। इसी तरह +3 जिसमें होगी उसको हम फेरिक कहेंगे। कॉपर का जिसमें +1 होगी उसे हम क्यूप्रस, जिसमें +2 उसे हम क्यूप्रिक। आयरन की क्या एग्जांपल होगी हमारे पास? FeSO4। SO4 की वैलेंसी होती है -2, और Fe की क्या होगी? अब हमने 0 लाना है, 0 हमारे पास वैलेंसी आनी चाहिए टोटल कंपाउंड की, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2 और -2 जब मिलेंगे तो टोटल कंपाउंड की जो हमारे पास वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ये स्टेबिलिटी को शो करता है।
किसको शो करता है? स्टेबिलिटी को। इसी तरह फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस, मैंने क्या कहा था? SO4-2, ये इसको हम कहते हैं सल्फेट आइन। और इसी तरह आयरन की इधर क्या शो करेगा? इधर इसकी वैलेंसी कितनी है? -2, और इधर कितनी है? इधर कितनी हो जाएगी? +3, ठीक है। और इस तरह ये अपनी स्टेबिलिटी को पालेगा। इसी तरह आगे हम ये बताएंगे कि किस तरह केमिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं। ये एक जनरल सा ओवरव्यू बताया। नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि किस तरह हम केमिकल फार्मूला को राइट करते हैं, किस तरह उसके स्टेप्स और प्रोसीजर्स होते हैं। ये था हमारा सिंबल और वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी के मुताबिक कुछ कंसेप्ट वगैरह। आप लोगों ने अच्छी तरह इसको डिटेल के साथ पढ़ना है बुक से और रीड करना है, और वो टेबल को लाजमी याद कर लीजिएगा। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।